स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अधिगम स्टडी पॉइंट में। आज मैं क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट से सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ। इस चैप्टर का नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। आज के इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का जो कंटेंट है उसको मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं इसको ख़त्म कर दूँ, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसके बाद उसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूँगी। इसके पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने जो अंदर साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स रहते हैं जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इन सब के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने प्लांट सेल्स के अंदर जो प्लास्टिड्स पाए जाते हैं उसको भी पढ़ा। साथ ही साथ हमने यह देखा कि फ्लावर, फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो कलर होते हैं वो डिफरेंट कलर के क्यों होते हैं, उसमें किस पिगमेंट के चलते ऐसे होता है, और अगर जहाँ कलर नहीं है, जो कलरलेस है कोई चीज़, तो वो ऐसे क्यों होता है। तो हमने पढ़ा कलर वाला कंपोनेंट जो है वो पिगमेंट जो है वो उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और जो कलरलेस है जिसमें पिगमेंट्स नहीं होते हैं उसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे प्रीवियस वीडियो को देख के इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, और आगे के कंटेंट को हम कवर करेंगे आज। तो आज मैं पढ़ाऊँगी पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज मेनली हमें पढ़ना है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में हम मियोसिस और माइटोसिस को पढ़ेंगे और सेल थ्योरी को पढ़ेंगे। इसके पहले हम एक फैक्ट को पढ़ेंगे। ये फैक्ट है सिंथेटिक बायोलॉजी जो है उससे रिलेटेड है। एक साइंटिस्ट थे जे क्रेग वेंटर। उन्होंने 2010 में सिंथेटिक बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा काम किया। उन्होंने क्या किया कि एक सिंपलेस्ट बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स का जो डीएनए है उसकी स्टडी की कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा। किसकी स्टडी की? डीएनए की। माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स बैक्टीरियम के डीएनए की स्टडी की। फिर उन्होंने क्या किया, उस डीएनए की एग्जैक्ट सिंथेटिक कॉपी बनाई और एक उस बैक्टीरियम से रिलेटेड, मतलब उसी तरह का एक बैक्टीरियम से डीएनए को निकाल दिया और उस सिंथेटिक डीएनए को उस बैक्टीरियम में डाल दिया। उन्होंने सिर्फ उस बैक्टीरियम के डीएनए को निकाला, बाकी साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनल्स थे और जो सेल मेम्ब्रेन था, इन सब चीज़ों को वैसे ही रहने दिया, और जो सिंथेटिक डीएनए उन्होंने बनाया था अपने लैब में उसको उस बैक्टीरियम में डाल दिया। फिर उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि जो वो सेल है वो जो सिंथेटिक डीएनए में जो निर्देश हैं उनको निर्देश के अनुसार खुद को उसका पालन कर रही है निर्देशों का, और सेल क्या कर रही है? ग्रो हो रही है और सेल डिवीज़न कर रही है। तो यह एक्सपेरिमेंट जो है यह शो किया कि डीएनए सेल का स्ट्रक्चर जो होता है और एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और इस जो ये इन्होंने प्रयोग किया उसमें वैज्ञानिक जो थे उन्होंने पूरी तरह से कोई नई सेल नहीं बनाई थी। सेल से सिर्फ डीएनए को निकाला था और बाकी जो डीएनए जो सेल था वो एग्जैक्ट रहने दिया था, सिर्फ डीएनए ही सिंथेटिक था। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो था ये शो करने के लिए था कि डीएनए ही वो पार्ट है जो सेल के स्ट्रक्चर और उस एक्टिविटी को
कंट्रोल करता है। तो ये किसने किया था? ये साइंटिस्ट थे जे क्रेग वेंटर ने, उन्होंने ये किया था 2010 में। अब थोड़ा सा मैं सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में बताऊंगी। सिंथेटिक बायोलॉजी जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जहाँ पे इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को बायोलॉजी पर अप्लाई किया जाता है। मतलब इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको बायोलॉजी पे अप्लाई करके और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इनोवेशन किया जाता है, ख़ास तौर से खेती के क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये है सिंथेटिक बायोलॉजी, एक बात है, ये एक चीज़ है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। देखिए, जो हमारी बॉडी है उसमें से सेल ग्रो भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, और जो पुराने ओल्ड डेड डैमेज सेल्स होते हैं उनका रिपेयर होता है, और जो डेड हो गए उनको बाहर बॉडी से निकाल दिया जाता है। और ये सेल जो है एक निश्चित साइज तक ही बढ़ते हैं, उनका ग्रोथ एक निश्चित साइज तक होता है, क्योंकि ये डिवाइड होकर फिर नए सेल बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े होते जाएं, नहीं, उनका ग्रोथ एक सर्टेन साइज तक होता है, और उसके बाद वे सेल डिवाइड करते हैं और नए सेल को बनाते हैं। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि एक अनियन को ऐसे फ्रेश वाटर के प्लेन वाटर के जार में ऐसे रखा हुआ है, जिस तरीके से रखा है ये देखिए। और इसमें क्या किया गया है कि उसे प्लेन वाटर में से डुबो के उसको रख दिया गया 5 से 6 दिन के लिए। उसके बाद 5 to 6 डेज़ के बाद देखेंगे कि उसमें जड़ें निकल आती हैं, रूट्स डेवलप हो जाता है। और हम उस समय क्या करेंगे कि जो रूट्स हैं उनको 2 to 3 सेंटीमीटर उसको कट कर देंगे। उसके बाद इसको हम एसिटो अल्कोहल में 24 घंटे के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे उस अनियन को, और उसके बाद वहाँ से निकाल के 70% एथनॉल में रखेंगे उसको प्रिजर्वेशन के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो। एथनॉल में सबसे पहले क्या प्लेन वाटर में उसके 5 to 6 डेज़ रखा। फिर उसमें जब रूट्स निकल आए तो उनको 2 से 3 सेंटीमीटर काट दिया, और उसके बाद हम उसको एसिटो अल्कोहल में डाला, 24 घंटे उसमें छोड़ा। उसके बाद उसको निकाल के 70% एथनॉल में उसको उस अनियन को उसमें ट्रांसफ़र किया। फिर उसके बाद क्या करना है कि 1 से 2 जो प्रिजर्व रूट हैं उनको निकाल के प्लेन वाटर से धो लेंगे, फिर क्लीन स्लाइड पे रखेंगे। उसके ऊपर फिर HCl की कुछ बूंदे डालेंगे, डाइल्यूट HCl की बूंदे डालेंगे, और 15-20 मिनट तक उसको छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद उसमें 2 से 3 ड्रॉप एसिटो सेरामिन की डालेंगे, उनको स्टेन करने के लिए। ठीक, इसके 5 से 10 मिनट के बाद उसको हम लोग धीरे धीरे गर्म करेंगे स्पिरिट लैंप पे। ठीक है, क्या करेंगे, उस रूट्स को 5 से 5 to 10 मिनट्स के बाद स्पिरिट लैंप पे उसको धीरे धीरे जेंटली गर्म करना शुरू करेंगे। तो ये जो हमने किया उस रूट का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो हमको इन सब जो एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा, इस एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि जो अनियन के सेल्स हैं वो तो हमें दिखे ही, और वो जो सेल्स हैं वो स्ट्रक्चरली बहुत डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट है? तो सेल डिवीज़न के कारण। जो सेल डिवीज़न होता है उसके कई स्टेजेस होते हैं। तो अनियन, हमने एक ही चीज़ लिया अनियन, लेकिन उसके सेल्स, जो रूट के सेल्स हैं वो सब अलग अलग दिखे हमें। ठीक, किसी का स्ट्रक्चर ऐसे किसी तरह का है, किसी का स्ट्रक्चर अलग है, उसका अलग है। तो मतलब बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स उसमें दिखे रूट्स के।
तो रूट के सेल्स के। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसमें सेल डिवीज़न हो रहा है, कंटिन्यूसली सेल डिवीज़न हो रहा है, और सेल डिवीज़न का जो डिफरेंट स्टेज है उसमें जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है, जिसके कारण अनियन सेल्स के भी स्ट्रक्चर हमको अलग अलग दिखे। ये देखिए यहाँ पिक्चर में क्लियर हो जाएगा कि यह ये वाला देखिए, यहाँ पे सारे सेल्स का स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा है, एक जैसे नहीं है, बहुत ही अंतर है। तो ये यहाँ पे दिया है कि डिफरेंट स्टेज है ये सेल डिवीज़न के, अनियन के रूट टिप्स में ये डिफरेंट स्टेजेस को दिखाया गया है यहाँ पर। तो सेल डिवीज़न क्या है? अभी तो हमने ये जाना कि भाई सेल डिवीज़न से ऐसा होता है, लेकिन सेल डिवीज़न है क्या? सेल डिवीज़न जो है यह एक प्रोसेस है जिसमें मतलब एक नए सेल का निर्माण होता है। जो पहले सेल है उससे एक सेल है, उसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल, वो उसमें डिवीज़न होगा और उस डिवीज़न से हमको 2 नए सेल मिलेंगे जिसको हम कहेंगे डॉटर सेल। ठीक, तो इसी तरह ये डिवीज़न होता है। ये डिवीज़न 2 तरह का होता है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस जो है ये नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में होता है, और मियोसिस जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए होता है। तो हमने ये जान लिया कि सेल डिवीज़न है क्या। सेल डिवीज़न में कोई एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में बदल जाती है या 2 नए सेल्स को बनाती है। तो ये है सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न कितने तरह का हुआ? 2 तरह का, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो है ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिपेयर, मेंटेनेंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, और मियोसिस जो है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्रिएट करने के लिए। अब हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस सेल डिवीज़न का एक टाइप है। ठीक, यह जो है बहुत कॉमन टाइप है सेल डिवीज़न का, और ये ह्यूमन के फर्टिलाइज्ड एग में होता है। और जब उस एग में माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का निर्माण होता है, बहुत ज़्यादा नंबर में सेल्स का निर्माण होता है। अब माइटोसिस में क्या होता है? इसमें एक पेरेंट सेल होता है जिसका जब डिवीज़न होता है तो उससे 2 डॉटर सेल बनते हैं, और उन डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नंबर पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के बराबर होता है, जिसके चलते ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल से। कौन? डॉटर सेल्स जो हैं किससे आइडेंटिकल होते हैं? पेरेंट सेल से जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि इनमें जो क्रोमोसोम हैं उनका नंबर पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के बराबर होता है, इसलिए ऐसा होता है। और इनमें सेम डीएनए और ये तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैंने बताया ही है कि सेम होते हैं, पेरेंट सेल के समान ही होते हैं। तो ये है माइटोसिस। देखिए यहाँ पिक्चर में दिया है कि एक सेल से 2 डॉटर सेल बने और उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या दोनों में बराबर है। डॉटर सेल्स में भी बराबर है और पेरेंट सेल में भी क्रोमोसोम की संख्या बराबर है। मतलब जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम हैं उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में भी हैं। तो ये है माइटोसिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे मियोसिस। मियोसिस भी एक सेल डिवीज़न का टाइप ही है। मैंने बताया था कि 2 टाइप का सेल डिवीज़न होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। तो माइटोसिस अभी हमने पढ़ा, अब ये मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मियोसिस है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। प्लांट्स के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है और एनिमल्स के भी
ठीक उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। ये क्यों होता है? ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। मियोसिस के बाद गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। जो मियोसिस है उसके दो चलते क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच डाइवर्सिटी और वेरिएशन आता है। हमने क्या देखा, माइटोसिस में जेनेटिकली सेम होते हैं, लेकिन मियोसिस के बाद उनमें मियोसिस सेल डिवीज़न हुआ तो जो डॉटर सेल्स आएंगे उनमें जेनेटिकली वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इससे वेरिएशन आता है। हम लोग देखते हैं ना कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसे मैं ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल ले रही हूँ, तो जब उनके जो बच्चे होते हैं वो उनके कुछ गुण तो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, लेकिन वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट्स से। कुछ गुण उनमें होते हैं अपने पेरेंट्स से उनको मिलते हैं। मियोसिस जो है मेल्स के टेस्टिस में और होता है और वहाँ पर स्पर्म्स का प्रोडक्शन करता है, और फीमेल के ओवरीज में ये एग फॉर्मेशन के लिए होता है। मेल के टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए और फीमेल के ओवरीज में एग फॉर्मेशन के लिए होता है। यह प्लांट के एंथस में होता है। एंथर जो है प्लांट का मेल पार्ट है, और इसके चलते मियोसिस के चलते वहाँ पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। पोलन ग्रेन मतलब एक तरह से स्पर्म्स ही है, स्पर्म मान सकते हैं हम। मतलब ये बाद में स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करते हैं। और ओवरीज जो है फीमेल पार्ट्स है, वहाँ पे भी ये होता है एग को प्रोड्यूस करने के लिए, एग सेल को प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए, माइटोसिस में हमने पढ़ा कि एक डिवीज़न होता है, लेकिन मियोसिस में 2 डिवीज़न होता है। इसमें कितने डिवीज़न होते हैं? मियोसिस में 2 डिवीज़न होते हैं। तो जो पेरेंट सेल है वो 2 बार डिवाइड होता है और ये 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। जब पहला डिवीज़न होता है तो 2 से डॉटर सेल बनते हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम होता है वो पेरेंट सेल के आधा रह जाता है। यहाँ पिक्चर में दिया है, एक पेरेंट सेल है, इससे पहले डिवीज़न में 2 डॉटर सेल बने। तो 2 डॉटर सेल बने तो क्रोमोसोम जो है वो पेरेंट सेल का आधा हो गया। उसके बाद फिर सेकंड डिवीज़न हुआ, तो जो सेकंड डिवीज़न होता है, जो माइटोसिस डिवीज़न हमने पढ़ा, उसी के समान होता है, और हर डॉटर सेल से 2 नए डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। लेकिन इनमें भी क्रोमोसोम जो है आधे ही रह जाते हैं। क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो आधा रह जाता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं, पहले डिवीज़न के बाद जो क्रोमोसोम है दोनों डॉटर सेल में पेरेंट सेल से आधा रह गया। जब सेकेंड डिवीज़न हुआ तो उसमें भी क्रोमोसोम का नंबर जो है वो पेरेंट सेल से कम हो गया। अब इससे क्या होता है कि क्रोमोसोम आधा रहता है, तो जो गैमेट्स बनता है तो उसमें पेरेंट सेल की तुलना में डीएनए आधा रह जाता है। लेकिन जब ये गैमेट्स मिलते हैं तो क्रोमोसोम की जो संख्या है वो पूरी हो जाती है। ठीक, हमने शुरू में पढ़ा ना कि मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, गैमेट्स के प्रोडक्शन में। और जब 4 डॉटर सेल बने दो स्टेज के डिवीज़न के बाद, तो क्या होगा, जो डीएनए होगा डॉटर सेल में आधा रह जाएगा। लेकिन जब ये गैमेट्स फिर मिलते हैं तो क्रोमोसोम की जो मूल संख्या है फिर से उनको मिल जाती है। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में बताया है, अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा जो थे वो फेमस इंडियन साइंटिस्ट थे, और उनका वो क्रोमोसोम के ऊपर काम करते थे। वो एक बोटेनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट टैक्सोनॉमी
और उसके एवोल्यूशन के और डेवलपमेंट पे बहुत काम किया है। और उन्होंने प्लांट्स के क्रोमोसोम के स्टडी के लिए मेथड्स को इन्वेंट किया है, और इसके चलते उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे पहला शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड और पद्म भूषण इनको मिला है। किसको? अरुण कुमार शर्मा जी को, जिन्होंने क्रोमोसोम की स्टडी के लिए स्पेशली प्लांट्स क्रोमोसोम के स्टडी के लिए बहुत सारे मेथड को बताया और उनका इन्वेंशन किया। सेल कल्चर के बारे में अब हम जानेंगे। सेल कल्चर सेल जो है एक प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है कि प्लांट या एनिमल सेल को उनके बॉडी से बाहर निकाल के मतलब स्पेशल कंडीशन में रखा जाता है। ये जो स्पेशल कंडीशन है वो क्या हो सकता है? सबसे पहले तो है न्यूट्रिएंट रिच मीडियम। ऐसे मीडियम में रखा जाता है जो पोषक तत्वों से भरा है, मतलब रिच है, और जिससे वो सेल्स ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो कल्चर है उसको सेफ रखने के लिए क्या किया जाता है? उस मीडियम को राइट टेम्परेचर दिया जाता है, एसिडिक या अल्कलाइन, जैसा उसका नेचर है, जैसा डिमांड है उसके जैसा वैसा कंडीशन दिया जाता है, और भी कंडीशन ऐसे मेंटेन किया जाता है जहाँ पे वो सेल ग्रोथ कर सके और मल्टीप्लाई कर सके। तो इसको कहते हैं सेल कल्चर। तो ये सेल कल्चर से क्या फ़ायदा है? सबसे पहले तो हम यह देखते हैं, इससे यह फ़ायदा है कि हमें यह जानने को मिलता है कि कोई सेल कैसे काम करता है। साथ ही साथ यह बायोकेमिकल्स, फूड, मेडिसिन्स, ये सब के प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। तो ये है ये एक है सेल कल्चर को हमने पढ़ा, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए मियोसिस और माइटोसिस जो है सेल डिवीज़न, अगर कंट्रोल मैनर में ना हो तो क्या होगा? क्या ये कंट्रोल मैनर में होता है या नहीं होता है? अगर कंट्रोल मैनर में ना हो तो क्या हो सकता है? तो इसको हम पढ़ेंगे। तो मियोसिस और माइटोसिस जो सेल डिवीज़न है, ये इनको कंट्रोल मैनर में होना चाहिए। अगर ये कंट्रोल मैनर में नहीं होंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसमें। अगर माइटोसिस जो है वो अनकंट्रोल होता है, उसमें सेल डिवीज़न अनकंट्रोल होता है, तो इससे क्या होता है? ट्यूमर का निर्माण होता है, और एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी भी बॉडी में, जैसे ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी है, उनमें एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो माइटोसिस से क्या होगा? अगर वो अनकंट्रोल सेल डिवीज़न के अंतर्गत आ गया तो ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा, और जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। अगर मियोसिस में ये प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा? जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। क्या होगा? जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, जिसमें जैसे क्या होता है, जब अर्ली प्रेगनेंसी के समय मिसकैरेज हो जाएगा, ये सब होता है, और फर्टिलिटी रिड्यूस करता है। ये यहाँ लिखा है आपके, मियोसिस में ऑल्सो कज अर्ली प्रेगनेंसी लॉस और रिड्यूस फर्टिलिटी। ये फर्टिलिटी को भी रिड्यूस करता है, और अर्ली जो शुरुआती समय में मिसकैरेज होता है प्रेगनेंसी के समय, तो ये चीज़ मियोसिस के चलते हो सकता है। और जेनेटिक प्रॉब्लम्स तो होंगे ही। तो मियोसिस और माइटोसिस अगर कंट्रोल वे में नहीं हुआ तो हमें इन चीज़ों का नुकसान हो सकता है। अब हम आएंगे सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी जिसको विर्चाव जी ने दिया था। देखिए, मैथियास लीडेन जो थे 1838 में उन्होंने यह बताया कि जो सभी प्लांट्स हैं वो सेल से बने हैं। उसके बाद थियोडोर श्वान वो आए 1839 में, उन्होंने ये बताया कि नहीं, प्लांट सेल ही नहीं, सारे एनिमल्स भी हैं वो सेल से बने हैं, वो भी सेल से बने हैं।
इसके बाद आया 1855 का ईयर। 1855 में रुडोल्फ विरचाउ, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी में इन्होंने क्या कहा कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं, एक या एक से ज़्यादा सेल्स से बने हैं। और ये सेल्स जो हैं बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स, ये जो है ये बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर के और फंक्शन के किसी भी लिविंग थिंग में। सेल थ्योरी की तीसरी बात है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, जो सभी सेल हैं वो कहाँ से आए हैं, जो पहले जो सेल्स थी प्री एक्सिस्टिंग सेल है उनसे ये सारे सेल आए हैं। तो सेल थ्योरी क्या कहती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म जो है, जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हैं, वो या तो एक सेल से बने हैं या एक से ज़्यादा सेल्स से बने हैं। और दूसरी बात बोलती है कि सेल्स जो है बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर फंक्शन और फंक्शन की सभी लिविंग बीइंग्स में, और जो सभी सेल्स हैं वो अपने प्री एक्सिस्टिंग सेल्स से आए हैं। तो ये बात सारी बैक्टीरिया, ह्यूमंस, प्लांट सब पे ये बात लागू होती है। और सेल डिवीज़न जब होता है तो ये लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब एक साइंटिस्ट के बारे में हम जानेंगे, गॉटलिब हेबरलैंड। ये जो थे इन्होंने कहा कि कोई भी फुली मैच्योर सेल है, प्लांट सेल का, लिविंग प्लांट सेल का फुली मैच्योर सेल है, अगर हम उसको फेवरेबल कंडीशन दें तो वो डेवलप हो सकता है एक पूरी प्लांट में। ये कहा गॉटलिब हेबरलैंड ने। ये ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट थे। ये 1902 में इन्होंने ये बात कही कि अगर हम प्लांट्स के एक सेल को फेवरेबल कंडीशन दें तो वो एक फुल प्लांट में डेवलप हो सकता है। और जो उनका ये आइडिया था, उन्होंने इस आइडिया ने प्लांट टिश्यू कल्चर के टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन रखा। ये एक प्लांट टिश्यू कल्चर जो है ये बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे कि क्या सेल्स जो है वो हमेशा ग्रो और रिप्रोड्यूस करती है। तो देखिए क्या है कि जो सेल होता है वो एक कंट्रोल्ड वे में ग्रो और डिवाइड करता है, और वो एक अपने राइट्स प्लेस पे रह के अपने सारे फंक्शन कैरी आउट करता है, और एक समय के बाद वो डेड हो जाता है और उसको बॉडी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं रहती। और उस सेल के प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए या उस सेल के प्लेस पे नया सेल आ जाता है उन सारे फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक सेल का एक डिफिनिट लाइफ स्पैन होता है, और अगर ये जो सेल्स हैं वो डिवाइड करना छोड़ दें या बहुत ज़्यादा डिवीज़न हो उनमें, तो ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक कंडीशन है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो इसमें क्या होता है कि जब एक सेल है अपने नेबर्स सेल्स के कांटेक्ट में आता है तो वो सेल डिवीज़न उसका रुक जाता है। इस प्रोसेस को, इस सिचुएशन को कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और दूसरी तरफ जब बहुत ज़्यादा उनमें डिवीज़न होता है तो वो ट्यूमर का रूप ले लेती है, जैसे कि कैंसर में होता है। लेकिन प्लांट सेल में ये जो है वो अलग तरीके से प्लांट सेल्स ग्रो करते हैं, और इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं दिखता, क्योंकि
प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल होता है जो उसको एक रिजिड शेप देता है, जिसके चलते उनको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे कैंसर सेल के बारे में दिया है कि कैंसर सेल कैसे ग्रो और स्प्रेड होते हैं। तो वो वही होता है, सेल डिवीज़न जब अनकंट्रोल्ड वे में होता है तो वहाँ ट्यूमर का निर्माण होता है, जिससे कैंसर होता है। इसके बाद एक यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है PCD, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये जो है ये सेल्स को खुद से नेचुरली डेड होने का एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि सेल्स नेचुरली डेड हो जाते हैं और ये बॉडी के अंदर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जेनेटिकली रेगुलेट किया जाता है। और ये क्यों ज़रूरत है? ये नॉर्मल डेवलपमेंट और सेलुलर क्वालिटी कंट्रोल और इम्यून फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता है तो ये PCD जो है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है, उसी के वजह से जो हमारा हाथ है उसमें फिंगर्स का निर्माण होता है। नहीं तो अगर ये ना हो, PCD ना हो तो फिंगर का निर्माण नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है सेल के अंदर, जिसको कहते हैं PCD। तो आज के वीडियो में मैंने इस पूरे चैप्टर के सारे कंटेंट को कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन और इसके सलूशन लेके आऊँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।